हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका मैम, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 क्लास 11th बिजनेस सर्विसेज के एमसीक्यूज। बट बिफोर स्टार्टिंग, आप सभी हैं मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पे। ये इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। वी मेक यू प्रिपेयर फॉर CBSE बोर्ड एज वेल एज सम अदर स्टेट बोर्ड्स ऑल्सो। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। यस स्टूडेंट्स, हम आपको सारे चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, एनसीईआरटी रिफ्रेशर्स, क्वेश्चंस, MIQs, MCQs A to Z पूरा कवर करवाते हैं अलॉन्ग विद वन शॉट रिविजन, क्रैश कोर्सेज, मैराथन लेक्चर्स एंड व्हाट नॉट। सो अगर आप मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं तो यू मस्ट नो दैट इट इज 100% फ्री। यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग एंड डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम से आपकी प्रिपरेशन एनहांस होती है, सो उससे भी एक्सेस करिए। वन मोर इम्पॉर्टेंट गुड न्यूज, according to this course which is of English medium, same is applied in Hindi medium also. So अगर आपके friends, family, relatives में कोई भी ऐसे person है जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, so आप उन्हें बता सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल भी है जहाँ पर 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक की प्रिपरेशन कराई जाती है। दैट ऑल्सो फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद DPPs। तो यहाँ पर 6th से लेकर 12th के एरिया में अगर वो बिलोंग करते हैं तो यस, वो अपनी स्कूल एजुकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं विद द प्लेटफॉर्म ऑफ मैग्नेट ब्रेन्स। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं ये आप लिख सकते हैं वन लाइनर फॉर्मेट में अपनी Q&A रजिस्टर में। तो निकाल लें अपनी Q&A रजिस्टर एंड स्टार्ट करें आज का सेशन। सो स्टूडेंट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कभी कभी तो ईजिली बन जाते हैं, कभी कभी हमें एलिमिनेशन टेक्निक, कभी कभी हमें ऑड वन आउट, ऐसी टेक्निक्स को यूज़ करके भी सॉल्व करना होता है। सो देयर इज़ 1 or 2 क्वेश्चंस अमंग द 30 क्वेश्चंस विच कम इन योर करिकुलम बुक्स, एंड जो नहीं बनता बाकी सारे बन जाते हैं क्योंकि अपन ने अच्छे से पढ़ाई करी है। ओके, चलिए स्टार्ट करें आज का सेशन। फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में लिखो यस मैम हम रेडी हैं, और हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, फटाफट देखें क्वेश्चन नंबर 1। There are services which are experienced differently by different customers। तो ऐसी सर्विसेज होती हैं जो डिफरेंट कस्टमर्स अलग अलग तरीके से एक्सपीरियंस करें। These kind of services depend upon customers preference। These kind of services कस्टमर जैसे बोलेगा वैसे सर्विस प्रोवाइड होगी। तो एंड डिमांड्स एंड आर नोन एज, तो ऑब्वियसली ये पर्सनलाइज्ड सर्विस है ना। जैसे अगर मैं हेयर कट लेने जा रही हूँ तो मैं जैसा बोलूँगी बार्बर वैसा हेयर कट करेंगे, है ना, सैलून वाले वैसा हेयर कट करेंगे। तो ये क्या हो गया, पर्सनल सर्विसेज के दायरे में आता है। चलिए आंसर देख लेते हैं एक बार। तो पर्सनल सर्विसेज। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द अमाउंट डिपॉजिटेड इन सेविंग्स बैंक अकाउंट ऑफ अ पर्सन इज एन एसेट ऑफ द डिपॉजिटर व्हाइल ऑन द अदर हैंड इट इज अ लाइबिलिटी फॉर द बैंक। यानी अगर मैं बैंक में पैसे जमा कर रही हूँ तो मेरे लिए वो एसेट है, यानी मेरे लिए वो जमा पूंजी है, बट बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है, यानी बैंक को वो पैसा वापस करना है। अब आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन इट्स नेचर इट कैन बी क्लासिफाइड एज टाइम लाइबिलिटी, डिमांड लाइबिलिटी, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नन ऑफ द अबव। सो ऑब्वियसली मैं जब बोलूँगी तब बैंक मुझे पैसे वापस करेगा, ठीक है। जब मुझे ज़रूरत होगी तब मैं विड्रॉ करूँगी। तो आप खुद ही बता सकते हैं कैसी लाइबिलिटी, इट इज़ डिमांड लाइबिलिटी, यानी जब मैं डिमांड करूँगी तब मैं उसे विड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। बैंक को वो देना ही पड़ेगा। टाइम लाइबिलिटी यूजुअली उन केसेस में होती है जब अपन लॉन्ग टर्म पीरियड, एक कुछ मेच्योरिटी पीरियड के लिए हम पैसा जो है डिपॉजिट कर देते हैं, चाहे वो स्टॉक्स में हो चाहे बैंक में हो, ठीक है। बट डिमांड लाइबिलिटी तब यूज़ होता है जब हम चाहें तब पैसा विड्रॉ कर सकें। ओके, नाउ फर्दर क्वेश्चन नंबर 3। Customer is required to deposit a specified sum of money every month। यानी यहाँ पर कस्टमर हर महीने कुछ स्पेसिफिक अमाउंट डिपॉजिट करता है इन हिज अकाउंट इन केस ऑफ विच इज नोन एज क्यूमुलेटिव टाइम अकाउंट। ओके, इन केस ऑफ डैश, यहाँ पर आपको डैश का आंसर देना है। सो ऑब्वियसली आप समझ ही गए होगे पढ़ के, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हम हर महीने एक स्पेसिफिक डेट को कुछ अमाउंट डिपॉजिट करते जाते हैं, है ना। सो कस्टमर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी एवरी मंथ इन हिज अकाउंट इन केस ऑफ रिकरिंग डिपॉजिट विच इज ऑल्सो नोन एज क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट। क्यूमुलेटिव मतलब एवरी मंथ, ठीक है। नाउ
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। कभी कभी रिकरिंग डिपॉजिट का आपसे दूसरा नाम भी पूछ सकते हैं, तो आपको याद होना चाहिए उसका दूसरा नाम है क्यूमुलेटिव डिपॉजिट अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डैश इज टेम्पररी अरेंजमेंट अंडर विच अ डिपॉजिटर इज अलाउड टू ड्रॉ बाय चेक मोर देन द अमाउंट टू हिज क्रेडिट अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट। जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, बट पैर फैलाने की भी एक लिमिट है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन वो बोल रहे हैं। तो ऐसा कहाँ पे होता है, और ये टेम्पररी अरेंजमेंट है यानी परमानेंट नहीं है, कभी कभी यूज होता है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्वियसली बैंक ओवरड्राफ्ट। कैश क्रेडिट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर तो ज़्यादा विड्रॉ करने वाला फंडा नहीं है। नेक्स्ट टर्म लोन नहीं है, यहाँ पे हम बैंक से उधार नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। पैसे बैंक से एक तरह से देखा जाए तो उधार ही ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वाला सिस्टम चल रहा है, बट यहाँ पर बैंक ओडी सबसे सुइटेबल आंसर है, ठीक है। कंज्यूमर क्रेडिट भी एक टाइप ऑफ वो होता है जो अपन ने पढ़ा था इन द मेन लेक्चर्स, ठीक है, टाइप ऑफ क्रेडिट। नाउ कई बार बच्चे ये टिक करके आ जाते हैं। सो आपको ध्यान रखना है कि टर्म लोन नहीं हो सकता क्योंकि टर्म लोन में इंटरेस्ट वाला फैक्टर होता है जो यहाँ पर नहीं है। एंड चेक, सबसे पहली बात क्या लिखा है? डिपॉजिटर इज अलाउड टू ड्रॉ बाय चेक। तो टर्म लोन तो हम खुद लेते हैं ना, बाय चेक नहीं मिलता वो अपन को। अब बैंक के ऊपर है वो आपको कैसे पैसे दे रहे हैं, इन कैश दे रहे हैं, चेक दे रहे हैं, इट इज़ नॉट कंपलसरी, ठीक है। तो ये सारी केसेस हैं जहाँ पर टर्म लोन नहीं हो सकता। ओके, चलिए स्टूडेंट्स प्रोसीड करते हैं फर्दर। नाउ नेक्स्ट है अपना नेक्स्ट a country-wide system through which person can electronically transfer from one bank branch to another person having an account with the other bank branch in the country is known as। एक ही कंट्री वाइड सिस्टम में यानी इंडिया में ही अगर बात कर ले तो अगर किसी व्यक्ति को एक बैंक से, ठीक है, मान लो SBI की MP नगर ब्रांच है कोई, ठीक है, वहाँ से दूसरी बैंक मान लो ICICI की कोई और बैंक ब्रांच है, वहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो कौन सा रूट अपना सकता है? वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपसे कोई अमाउंट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, कि कौन सा अमाउंट है। अमाउंट होता तो चलो अपन RTGS पे जाते, है ना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहाँ पे उन्होंने साफ साफ बोला इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफ़र करने, कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं दी, तो NEFT बेस्ट सुटेबल है, ठीक है। यहीं अगर वो अमाउंट लिख देते, वो फिगर्स एंड लिमिट्स लिख देते, तो हम RTGS की कैटेगरी में फॉल करते। अब बैंक ड्राफ्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि बैंक ड्राफ्ट हम बैंक से बनवाते हैं टू पे समथिंग टू एनी इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा, तो वहां पर ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, इसलिए बैंक ड्राफ्ट नहीं हो सकता। फर्स्ट पे ऑर्डर, तो पे ऑर्डर प्रॉमिसरी नोट की तरह होता है, तो वो भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे साफ साफ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर बोला है, पे ऑर्डर की बात नहीं करी है ना। अब आगे बढ़ते हैं टू क्वेश्चन नंबर 6। नाउ स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट, यानी गलत बात बतानी है आपको। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट इज अ टाइम डिपॉजिट अकाउंट। बी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन एवरी मंथ इज लिमिटेड इन अ सेविंग बैंक अकाउंट। C, a current account can be opened with initial deposit of 5,000. D, fixed deposit account is demand deposit account. अब आपको गलत बात बतानी है तो FD is demand deposit। FD क्या होता है? FD होता है एक फिक्स्ड पीरियड के लिए होता है, ठीक है, वहाँ मैच्योरिटी होती है और आप जब चाहो तब नहीं डिमांड कर सकते। इट इज़ नॉट अ डिमांड डिपॉजिट। फर्स्ट वाला सही था कि हाँ रिकरिंग डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट होता है, क्यूमुलेटिव होता है, हम इसमें बार बार पैसे जमा करते हैं, हर महीने करते हैं। नाउ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लिमिटेड है, स्पेशली आफ्टर जो डीमोनेटाइजेशन है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन लिमिट हो गए हैं। नाउ करंट अकाउंट अपन ओपन कर सकते हैं, 5,000 रुपये इनिशियली लगते हैं, बट रियल लाइफ में अगर आपको पता है तो 0 रुपीज़ से भी आपका बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है, क्योंकि कौन सी स्कीम आ गई है स्टूडेंट्स? PM जनधन खाता, और स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट अकाउंट अलग होते हैं, तो वो यहाँ पर पॉइंट नंबर C में वो लोग भूल गए ये सब लिखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वेग कह सकती हूँ मैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। व्हेन द लॉस इज द रिजल्ट ऑफ 2 और मोर कॉजेज, यानी अगर नुकसान हो रहा है उसकी 2 या 3 वजह हैं। Which of the following term refers to the direct cause of which loss is the natural consequence? तो आपको पता है कि जब लॉस 2 या 3 रीजंस के लिए होता है तो which of the following terms refer to the direct cause of which the loss is natural consequence, यानी इनमें से कौन सा टर्म
डायरेक्टली बोलता है कि हाँ लॉस हुआ है, तो ऑब्वियसली आपको आंसर पता है प्रॉक्सिमेट। कॉसा प्रॉक्सिमा पता है ना आपको, मैंने आपको पढ़ाया था, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिलेटेड है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपको कॉसा प्रॉक्सिमा नहीं पता तो यू हैव टू वॉच द मेन लेक्चर, क्योंकि MCQ सेशन है, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में कवर किया हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, फटाफट वीडियो को लाइक कर दो अगर अभी तक नहीं किया। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके NCERT में डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। जैसे वेयर हाउसिंग, अगर मैं बिजनेस सर्विस की बात करूँ तो उसमें कुछ चीज़ें एडअप हुई थी, ठीक है, आपकी NCERT में। सो आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहना है, बिकॉज वी कवर ऑल द अपडेट्स इन बिजनेस स्टडीज़। सेम गोज विद इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स। अगर आप पढ़ रहे हैं कॉमर्स के कोई भी सब्जेक्ट्स, सो प्लीज़ ध्यान दें NCERT के चेंजेस कौन कौन से हैं, वो आपके पेपर के लिए रेलेवेंट होंगे। कमेंट बॉक्स में लिखो अगर आपने कोई चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं, तो मैं खुद रिप्लाई करूंगी आपको कि यस ये वाला चेंज सही है, ये वाला चेंज गलत है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है पढ़ने में या किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आप फेस करते हो बिजनेस स्टडीज़ में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे उसको स्पीड अप करें एंड कैसे उन प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करें बाय वे ऑफ माय वीडियोस। तो यस, मैं आपके लिए वीडियोस बनाऊंगी उन टॉपिक्स पे। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलिए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। Now students, question number 8 है, when a property is insured by more than one insurance, that is in case of multiple insurance, the insurers are to share losses in what proportion? So यहाँ पे बोला है कि अगर मैंने एज ए ह्यूमन बींग 5-6 इंश्योरेंस कंपनीज में इंश्योरेंस लेके रखा है, डैट टू द सेम मेडिकल इंश्योरेंस या फिर सेम कार इंश्योरेंस, तो मेरा अगर कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो कैसे उस नुकसान की भरपाई होगी? सो यस, यहाँ पर रेशियो ऑफ प्रीमियम्स रिसीव्ड, रेशियो ऑफ ड्यूरेशन, रेशियो ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड और इक्वल रेशियो। तो रेशियो ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड बेस्ट सुटेबल आंसर है, फिर भी देख लेते हैं। तो यस, रेशियो ऑफ अमाउंट इंश्योर्ड ही आएगा, क्योंकि इक्वल रेशियो में तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है कि मैंने बैंक 1 से 2 लाख का इंश्योरेंस लिया हो, अमाउंट डिफर कर सकते हैं, तो इक्वल रेशियो में कैसे ले सकती हूँ? नहीं ले सकती। नाउ रेशियो ऑफ ड्यूरेशन, तो ड्यूरेशन से क्या मतलब है, ठीक है, इंश्योरेंस होता है, चाहे आप प्रीमियम पे कर रहे हो, प्रीमियम का ड्यूरेशन से लेना देना है कि कितना दिन पे करना पड़ेगा। रेशियो ऑफ प्रीमियम रिसीव्ड, तो प्रीमियम रिसीव्ड से कुछ नहीं होता। अगर आपने आज इंश्योरेंस लिया है और आपका अगले दिन ही आपकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, द कंपनी इज लायबल टू पे यू, ठीक है। तो यस, प्रीमियम से कोई लेना देना नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी आपको बोलती है आपको हर महीने प्रीमियम देना है, बट यस, आपके लॉस अगर हो तो हम बैठे हैं इंडेमनीफाई करने के लिए। बट 4-5 विधाता हो, अगर इंश्योरेंस कंपनी 4-5 हो और इंसान एक ही हो, ऑब्जेक्ट एक ही हो, तो यस, यहाँ पर अपन कितना अमाउंट इंश्योर्ड है उसके बेसिस पर डिवाइड करेंगे, ठीक है। कौन सी कंपनी कितना देगी उस हिसाब से वो लोग एडजस्ट करेंगे कि आखिर नुकसान कितने रुपए का हुआ है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 9। A contract by which the insurer, in consideration of a certain amount known as premium, undertakes to pay the person or his heirs a certain amount of money on his death or attaining a certain age is known as obviously life insurance। तो आपको समझ में आना जाना चाहिए कि अगर डेथ की बात हो रही है, आयर्स की बात हो रही है, लीगल आयर्स कहाँ गया, यस, और सर्टेन एज की बात हो रही है, तो यहाँ पर LIC आ जाता है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली बी, ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई चीज़ हो, LIC में लॉस इंडेमनीफाई नहीं होता। अगर पर्सन मर गया तो आप प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं कर सकते। ये वाला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अगर आपको ये बात याद थी मेन लेक्चर से तो कमेंट बॉक्स में बताओ कि यस मैम हमें याद थी ये वाली बात। ओके, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी LIC में अप्लाई नहीं होता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। सो इफ़ द कार्गो डज नॉट रीच इट्स डेस्टिनेशन, यानी कार्गो जहाँ से हमने शिपमेंट भेजी है वो शिपमेंट पहुँचा ही नहीं पाया, डेस्टिनेशन पे आ ही नहीं पाया, ड्यू टू डैमेज और डिस्ट्रक्शन इन ट्रांजिट, यानी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान क्या हो गया, डैमेज या डिस्ट्रक्शन, द शिपिंग कंपनी इज नॉट पेड फ्रेट चार्जेस। To overcome losses suffered by such circumstances, the shipping company opt for ship insurance, cargo insurance,
हल इंश्योरेंस और फ्रेट इंश्योरेंस। तो बताओ कौन सी चीज़ पे नहीं हुई है? तो ऑब्वियसली फ्रेट पे नहीं हुआ है तो फ्रेट इंश्योरेंस लेगी। फ्रेट क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं शिपमेंट के, ठीक है, तो उसके लिए भी इंश्योरेंस लिया जाता है। आज के ज़माने में हर चीज़ का इंश्योरेंस है। अगर आप कोई चीज़, जिस भी चीज़ की बात करो, एजुकेशन के लिए अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ नुकसान हो सकता है, इंश्योरेंस ले लो। आपको लगता है कार का नुकसान हो सकता है, इंश्योरेंस ले लो। आपको लगता है कोई एसेट है उसका इंश्योरेंस, आप आजकल तो मैटरनिटी इंश्योरेंस भी आने लगे हैं। सो यस, आजकल आप अपनी हर चीज़ को प्री प्लान कर सकते हैं एंड उसके साथ साथ हर चीज़ का इंश्योरेंस आने लगा है। तो इसलिए बोलते हैं फ्रेट इंश्योरेंस, यानी आप चार्जेस का भी इंश्योरेंस ले सकते हो, ठीक है, अगर वो भरपाई नहीं हो पा रही है तो। नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर टू क्वेश्चन नंबर 11। द पॉलिसी डिजाइन टू प्रोवाइड रिलीफ टू द फैमिली ऑफ इंश्योर्ड वुमेन, यानी कि ऐसी पॉलिसी जो रिलीफ प्रोवाइड कर रही है किसको? relief to the family of insured women in case of their death or disablement due to all kinds of accident, disablement, death arising out of problems incidental to women only। तो ऐसी पॉलिसी को क्या बोलते हैं? राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना, वुमेन हेल्थ इंश्योरेंस, राजश्री महिला कल्याण बीमा योजना, नन ऑफ दी अबाउ। सो आपका ये एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, इट इज़ अ रिफ्रेशर टॉपिक। सो यस, राजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना, प्लीज़ रिमेंबर दिस। ये योजना टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं, बट आपके अभी रिसेंट करिकुलम में ये वाला है, ठीक है। तो अगर आप रिफ्रेशर्स की बात करें, ये वहाँ पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। As per the basic principle of fire insurance policy, it is the primary duty of the insured to take reasonable steps to prevent fire from occurring and to minimize the loss or damage to the insured property. It is the duty of the insured to behave with great prudence and not to be careless just because he has an insurance cover. This principle is known as। तो यहाँ पर बोल रहे हैं, मान लीजिए फायर इंश्योरेंस आपने लेके रखा है और आपकी फैक्ट्री में आग लग गई, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धर के ऐसे खड़े हो, हाँ आग लग गई देखता हूँ पूरी जल जाए, ऐसे नहीं है। यू हैव टू टेक स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। आप ऐसे बैठ नहीं सकते कि हाँ मेरा तो इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस कंपनी वो भी चेक करती है कि डिड यू टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस। तो इस तरह की चीज़ को क्या बोलते हैं? इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। तो मिटिगेशन क्या होता है? यू हैव टू टेक नेसेसरी स्टेप्स टू कवर द लॉसेस, ठीक है। तो ताकि जितना नुकसान हुआ है वो पूरा नुकसान ना हो, थोड़ा बहुत नुकसान हो एंड बाकी बच जाए फैक्ट्री, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 13 है, अ सेविंग स्कीम रन बाय पोस्ट ऑफिस इन इंडिया इन विच द इन्वेस्टेड मनी इज डबल्ड इन 9 years and 7 months, जो कि पहले थी 8 years and 7 months। तो अभी जो रिसेंट अपडेट है उसके हिसाब से 9 years and 7 months हो गई है। सो ये जो सेविंग स्कीम है इसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, फिक्स मैच्योरिटी इन्वेस्टमेंट स्कीम। तो आंसर है किसान विकास पत्र। इसी में ही जो अमाउंट है वो आपका जो इन्वेस्टेड मनी है वो डबल हो जाता है 9 years and 7 months में। तो इसको याद रखना है 9 years and 7 months को, बिकॉज ये रिसेंट अपडेट है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मूव करते हैं टू क्वेश्चन नंबर 14। Now let's proceed to question number 14. Indian Postal Department International Money Transfer Service, which enables customers to remit money to countries through a post office, is in collaboration with Cox and Kings Financial Service, State Bank of India, Western Union Financial Service, American Express Financial Service। तो किसके साथ कोलैबोरेशन है? वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ। सो अगर पोस्ट ऑफिसेस, इंडिया के पोस्ट ऑफिसेस के थ्रू आप इंटरनेशनल ट्रांसफर कर रहे हैं तो वेस्टर्न यूनियन फाइनेंशियल सर्विस एसोसिएटेड बॉडी है, ये आपको याद रखना है। अगेन अ रिफ्रेशर क्वेश्चन। नाउ question number 15, a one-way and affordable communication system for transmitting information to person when they are on move। तो अगर कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो अफोर्डेबल वे क्या है? उसको कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, वो मूवमेंट पे है, वो कहीं टिका हुआ नहीं है, कहीं खड़ा हुआ नहीं है। तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलर मोबाइल सर्विस, रेडियो पेजिंग, फिक्स लाइन, केबल सर्विस। तो इसको बोलेंगे रेडियो पेजिंग। आपने देखा होगा रेडियो तो कहीं भी चल जाते हैं, कार में भी चल जाते हैं, ठीक है। बट आज के ज़माने में क्या ये क्वेश्चन उतना रेलेवेंट है? आज के ज़माने में अगर इंफॉर्मेशन पास ऑन करनी है तो इंटरनेट का ज़माना है और
आप वेब पेजेस स्क्रॉल कर सकते हो, इंस्टाग्राम फेसबुक स्क्रॉल कर सकते हो, राइट। सो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं कहूँगी आउटडेटेड है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, चलिए आते हैं क्वेश्चन 16 पर। लिंकेजेस एंड स्विच सर्विसेज एम्ड एट प्रोवाइडिंग वन वे एंटरटेनमेंट सर्विस इन अ स्मॉल एरिया ऑफ ऑपरेशन इज नोन एज डायरेक्ट टू होम सर्विस, केबल, रेडियो पेजिंग, वीसैट। तो आएगा अपना केबल सर्विसेज। तो अगर कोई ऐसा वन वे एंटरटेनमेंट सर्विस है स्मॉल एरिया ऑफ ऑपरेशन में, जैसे मान लो लद्दाख के कोई एकदम पीछे के गांव में जाके अपन को वाईफाई सेटअप करना है, तो क्या काम आएगा, केबल खींचनी पड़ेगी ना, तो उसको बोलते हैं केबल सर्विसेज। ओके, सो ये था क्वेश्चन नंबर 16। Now, a company insures its stock against fire for 10 लाख। तो कंपनी ने क्या किया, अपना जो इन्वेंट्री था उसका इंश्योरेंस लेके रखा। कौन सा इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस। कितने रुपए का, 10 लाख रुपए का। फायर ब्रोक डाउन एंड द टोटल स्टॉक वॉज लॉस्ट। आग लग गई, पूरा का पूरा इन्वेंट्री खराब हो गया। एट द टाइम ऑफ फायर देयर वॉज अ स्टॉक वर्थ ₹15 लाख। जब आग लगी तब स्टॉक कितने रुपए का पड़ा हुआ था, 15 लाख का। What is the value of compensation the company would be entitled to? तो कितनी compensation entitled है कंपनी, 10 लाख, क्योंकि कवर ही 10 लाख का था। आपने 15 लाख का स्टॉक रखा, इट्स योर फॉल्ट, बट इंश्योरेंस कंपनी ने जब 10 लाख का कवर दिया है तो आपको 10 ही लाख रुपए वो देगी। 5 लाख की नुकसान की भरपाई आपको खुद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 17 है, ये बहुत लॉजिक बेस्ड था। नाउ अ शॉप ओनर गेट्स हिज शॉप इंश्योर्ड अगेंस्ट फायर फॉर 10 लाख विद इंश्योरर ए एंड फॉर 5 लाख विद इंश्योरर बी। एक शॉप ओनर है, उसने शॉप का इंश्योरेंस करवाया। एक कंपनी थी ए, वहाँ पे 10 लाख का इंश्योरेंस कराया। दूसरी कंपनी थी बी, वहाँ 5 लाख का इंश्योरेंस कराया। द शॉप गेट्स फायर एंड ही लॉसेस 7.5 लाख। शॉप में आग लग गई और 7.5 लाख का नुकसान हो गया। इन केस अंडर प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस ही विल गेट 5 लाख फ्रॉम इंश्योरर ए एंड 2.5 लाख फ्रॉम इंश्योरर बी। ऐसा आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन सा प्रिंसिपल आता है, प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, प्रॉक्सिमेट कॉस्ट, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन। सो प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन, अगर आप मल्टीपल इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लेते हो तो आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट है वो इसी प्रकार डिडक्ट होता है। तो सबसे जो ज़्यादा कवर रखा है, जैसे 10 लाख का जो कवर था उससे 5 ले लिए, इससे 2.5 ले लिए। इसका एक फॉर्मूला होता है कैलकुलेट करने का, है ना, तो वो फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया था मेन क्लासेस में, अगर आपको याद हो तो। ओके, सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 18. Now let's see 19th. So Kunal desires to have two benefits from his bank account. First, to earn higher rate of interest on the balance, and the second to face minimum risk of dishonoring the check. So इसको दो अकाउंट्स के बेनिफिट्स चाहिए एक ही अकाउंट में। फर्स्ट, उसको इंटरेस्ट ज़्यादा चाहिए अपने बैलेंस पर। सेकेंड, उनको चाहिए कि उनको डिसऑनर ऑफ चेक की जो रिस्क है वो सबसे कम फेस करनी पड़े। सो विच टाइप ऑफ अकाउंट शुड बी ओपन बाय कुणाल? रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट कब ओपन होता है? जब हम बार बार डिपॉजिट करते हैं, स्मॉल अमाउंट्स, है ना, फिक्स्ड अमाउंट्स होते हैं स्मॉल, जो हर मंथ हम डिपॉजिट करते जाते हैं। सो रिकरिंग डिपॉजिट तो नहीं हो सकता है स्टूडेंट्स, है ना, दिस कैन नॉट बी द केस। नाउ नेक्स्टली अगर हम देखें फिक्स्ड डिपॉजिट, तो फिक्स्ड डिपॉजिट्स में क्या होता है कि हम जो है हायर इंटरेस्ट तो मिलता है बट ट्रांजैक्शंस नहीं कर सकते, तो चेक डिसऑनर वाली बात नहीं आ सकती, इसलिए ये भी नहीं हो सकता। थर्ड की बात करें, मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट। सो यस, मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट आपको सेविंग्स अकाउंट एंड एफडी दोनों के फीचर्स देता है, एंड आप ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हो। आपका जो अकाउंट है वो ज़्यादा सेफर भी होता है, मल्टीपल फैसिलिटीज उसमें प्रोवाइडेड है, तो यस मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट हो सकता है। करंट अकाउंट कैन नॉट बी द केस बिकॉज यहाँ पे एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, तो हायर इंटरेस्ट क्या इंटरेस्ट मिलता ही नहीं है, सो ये भी नहीं हो सकता। सो वी हैव सीन दैट द आंसर इज सी, that is multiple option deposit account. And now अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं, let's proceed to question number 20. Ram took an insurance policy for his car. In an accident his car totally damaged. In accident his car totally damaged. Insurer paid the full policy value to the insured. अब उसने बोला किसका इंश्योरेंस लिया? उसने कार का, ठीक है, किसने लिया? राम ने। अब एक्सीडेंट हो गया और उसकी कार पूरी तरह से डैमेज हो गई। इंश्योरर पेड द फुल पॉलिसी वैल्यू टू द इंश्योर्ड, यानी पूरे पैसे कार के पे कर दिए गए। नाउ राम कांट सेल द स्क्रैप रिमेन्ड आफ्टर द स्क्रैप, आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस बीइंग हाईलाइटेड हियर। तो इस क्वेश्चन को समझाती हूँ। राम ने लिया था कार का इंश्योरेंस, ठीक है, अब टोटल नुकसान हो गया 5 लाख रुपए का, कार पूरी तरह से मिट गई, यानी पूरी तरह से डैमेज हो गई, अब केवल लोहा लक्कड़ में जाएगी, ऐसी नौबत आ गई है। तो जो कंपनी थी
इसने 5,30,000 का नुकसान रिपोर्ट किया था, कंपनी ने 5,30,000 रुपये दे दिए हैं। ठीक है, अब ये क्या, राम इस जो कार से, जो डैमेज कार है, इसका जो आयरन है या इसके जो इक्विपमेंट्स हैं, ये सेल करके पैसे कमा सकता है? नहीं कमा सकता, क्योंकि अब इस कार पे किसका हक है? जो डैमेज हो चुकी है इस कार पे, कंपनी का हक है। तो आपसे पूछ रहे हैं कि कौन सा प्रिंसिपल यहाँ पे हाईलाइटेड है। सो ऑब्वियसली प्रिंसिपल यहाँ पे हाईलाइटेड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। ठीक है, ये मैंने आपको मेन क्लासेस में पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखी है मेन क्लास, सो प्लीज़ देखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 है डीटीएच सर्विसेज के बारे में। डीटीएच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपोर्ट कंपनीज, बैंक्स, सेल्यूलर कंपनीज, नन ऑफ द अबाउ। तो डीटीएच सर्विसेज सेल्यूलर कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, जैसे टाटा स्काई। ठीक है, तो आपको पता ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस? नॉट वर्ड लिखा है, ध्यान देना। रिस्क शेयरिंग, असिस्टेंट कैपिटल फॉर्मेशन, हैंडलिंग ऑफ फंड्स, नन ऑफ द अबाउ। सो ऑब्वियसली हैंडलिंग ऑफ फंड्स, ये वाला जो है इट इज़ नॉट अ फंक्शन। इंश्योरेंस कंपनीज का मेन फंक्शन होता है टू इंडेमनीफाई। ठीक है, और एलआईसी में लॉस इंडेमनीफाई नहीं होता, याद रखना। नाउ नेक्स्टली 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? कंडीशनल, यूनिलेटरल, इंडेमनिटी, नन ऑफ द अबाउ। ठीक है, सो आपका आंसर होगा इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल इन लाइफ इंश्योरेंस? तो लाइफ इंश्योरेंस में इंडेमनिटी नहीं होती, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस हम कब लेते हैं स्टूडेंट्स? हम लेते हैं जब पर्सन की डेथ हो जाए तब उसे मिलता है, या फिर वो एक सर्टेन एज क्रॉस कर ले तब उसे मिलता है एलआईसी का पैसा। ठीक है, और वो अपनी लाइफ भर क्या पे करता रहता है? प्रीमियम पे करता रहता है। तो अगर डेथ हो जाती है मान लो, और फिर अमाउंट मिलता है, तो क्या इंश्योरेंस कंपनी इस इंसान को जिंदा कर सकती है? नहीं कर सकती ना। इसलिए यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि इंडेमनिटी क्या बोलता है कि लॉस की भरपाई करना, एंड सर्टेन एज वाला केस यहाँ पर बात नहीं हो रही है। यहाँ पे केवल डेथ वाले केस की बात हो रही है, तब एलआईसी की पॉलिसी ली थी। ठीक है, नाउ let's proceed to the next question, that is question number 24. It is a case study based question. Yes, MCQ में case study, तो ध्यान से सुनना। राधा's warehouse was covered by fire insurance policy of 10 lakhs. तो राधा का जो warehouse है उन्होंने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी लेके रखी थी, कितने रुपए की? 10 लाख रुपए की। 2 years back her warehouse got fire. तो 2 साल पहले उसके वेयरहाउस में आग लग गई थी। राधा इमीडिएटली कॉल्ड अप द नियरेस्ट फायर स्टेशन, स्टार्टेड रिमूविंग द गुड्स फ्रॉम द वेयरहाउस इन ऑर्डर टू सेव देम फ्रॉम फायर। तो राधा ने क्या किया? फटाफट फायर ब्रिगेड को बुलाया, जितने भी सामान थे वेयरहाउस में उसको हटाने की ट्राई किया बहुत ज़्यादा। नाउ उसके बाद गुड्स फ्रॉम द वेयरहाउस इन ऑर्डर टू सेव देम फ्रॉम फायर, शी टुक ऑल द रीजनेबल स्टेप्स टू मिनिमाइज द लॉस, यानी प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन उसने फॉलो किया है। एज अ रिजल्ट द एक्चुअल लॉस बाय फायर टू हर वॉज 3 लाख। एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 3 लाख, विच कुड हैव गॉन अप टू 7 lakhs इफ शी हैड नॉट एक्टेड आउट ऑफ प्रूडेंट पर्सन। अगर वो चुपचाप खड़ी रहती और आग लगने देती तो 7 लाख और नुकसान हो जाता, बट क्योंकि वो फटाफट भागी, फायर ब्रिगेड को बुलाया, सामान हटाया, तो कुल 3 लाख का नुकसान हुआ। आफ्टर स्क्रूटिनी ऑफ द लॉस, इंश्योरेंस कंपनी हैंडेड ओवर द चेक ऑफ 3 लाख टू राधा। तो फटाफट इंश्योरेंस कंपनी के लोग आए, उन्होंने देखा कि अच्छा इतना इतना नुकसान हुआ है, उन्होंने फटाफट दे दिया राधा को कि ये लीजिए आपके 3 लाख रुपीस का चेक। अब क्यों दिया? क्योंकि उन्हें पता था कि उसने प्रॉपर स्टेप्स लिए हैं आग लगने से जो नुकसान हुआ है उस नुकसान को कम करने के लिए। अगर वो स्टेप्स नहीं लेती तो हो सकता है कि पूरे 10 लाख रुपए लग जाते और वो मिटिगेशन ऑफ लॉसेस वाला कॉन्सेप्ट फेल हो जाता। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे ये लोग फर्दर। Next, identify the state of principle of insurance which followed by Radha in the given case. So obviously principle of mitigation of losses, यानी अगर फायर अकर हो रही है तो आप प्लीज़ सारे नेसेसरी स्टेप्स लो ताकि फायर से जो नुकसान हो रहा है वो एलिमिनेट हो जाए टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपना हैड
32,50,000 बैलेंस इन हर सेविंग्स बैंक इन पीएनबी, है ना। तो सपना के अकाउंट में कितने थे, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का उसका खाता था, उसमें 32,50,000 रुपए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, शी हैड गुड सैलरी एंड एट एंड ऑफ एवरी मंथ हर बैलेंस इन द सेविंग अकाउंट इंक्रीजेस। राहुल मैनेजर ऑफ पीएनबी बैंक था, सपना का क्लोज फ्रेंड था, उसने एडवाइस किया कि आप ऐसा अकाउंट मेंटेन करो जो कॉम्बिनेशन हो सेविंग और डिपॉजिट अकाउंट का। इसको रीड आउट करो स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप इसको कमेंट बॉक्स में बताओगे। फटाफट रीड आउट करो, फिर मैं आपको इसे समझाती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे सपना हैड 32,50,000 बैलेंसेस इन हर सेविंग्स अकाउंट। तो सपना के पास सेविंग अकाउंट था। हम एक एक फैक्ट को अलग अलग से यहाँ पे लिखते जाते हैं। सपना के पास था सेविंग अकाउंट, इस सेविंग अकाउंट में 32,50,000 रुपए थे। ठीक है, अब ये बैंक कौन सा था, पीएनबी का खाता था, यानी पंजाब नेशनल बैंक में उसका अकाउंट था। नाउ स्टूडेंट्स फर्दर, शी हैड अ गुड सैलरी एंड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ हर बैलेंस इन द सेविंग अकाउंट इंक्रीजेस। उसकी बहुत अच्छी सैलरी थी, इस वजह से ये जो अमाउंट है वो हर महीने बढ़ता ही जाता था। ठीक है, ऑल्सो सपना's क्लोज फ्रेंड एडवाइज्ड हर टू मेंटेन एन अकाउंट विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ सेविंग एंड डिपॉजिट अकाउंट। तो उनका एक फ्रेंड है, ठीक है, सपना का एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला जब तू इतना अच्छा पैसे कमाती है तो ऐसे सेविंग अकाउंट क्यों खोल के रखा है कि सिर्फ ब्याज मिले। ऐसा अकाउंट खोल जिसमें सेविंग की भी फंक्शंस हो, इसके साथ साथ दूसरा डिपॉजिट भी तू कर पाए। ठीक है, तो ये सारी चीजों के लिए गाइडेंस है। राहुल टोल्ड सपना दैट हिज अकाउंट इंटरलिंक्स द सेविंग बैंक अकाउंट विद द डिपॉजिट अकाउंट एंड एनी अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द प्रीडिटरमाइंड अमाउंट इज ऑटोमेटिकली ट्रांसफर टू एफडी एंड इट विल एनेबल हर टू अर्न बेटर इंटरेस्ट। तो राहुल ने उसे समझाया कि अब ऑटोमेटिकली क्या होगा कि कोई भी अमाउंट एक्सेस होता जाएगा ना तो वो ऑटोमेटिकली एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। सो यस, आपको याद आ गया होगा कि कौन से अकाउंट की यहाँ पर बात हो रही है। नाउ आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट सजेस्टेड बाय राहुल टू सपना। सो इट इज़ मल्टीपल ऑप्शन, है ना। तो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक अमाउंट आप सेव करते हो हर महीने और एक लिमिट अगर आ जाती है तो बैंक ऑटोमेटिकली उस अमाउंट को एफडी में कन्वर्ट करती है। ये आजकल फैसिलिटी निकली है, आप चाहो तो खुद के लिए भी ओपन कर सकते हो। एंड रियल लाइफ में अगर मैं बताऊँ, इट इज़ नॉट दैट मच कंसेप्चुअल, क्योंकि रियल लाइफ में अगर मैं ऐसा, मेरा एक ही अकाउंट है और मेरे अकाउंट में ही एफडी बनती जा रही है, मेरे को पैसों की ज़रूरत हुई तो मैं बार बार एफडी नहीं तोड़ सकती ना। जो हम पोस्ट ऑफिस में एफडी करवाते हैं हमें पता होता है कि एक फिक्स मैच्योरिटी पीरियड है इसका और इतना ब्याज मिलेगा, बट यहाँ पे कुछ वो ट्रैक नहीं हो पाता चीज़ों का, तो उतना ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है जितना ज़्यादा किताबों में लिखा है और बैंक की फाइल्स में लिखा है। बट येस, ऐसी सर्विसेज ज़रूर प्रोवाइडेड हैं। आपकी बुक में ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखे हैं जिनका रियल लाइफ में बहुत कम रिलेशन है। सो इसलिए बुकिश लैंग्वेज आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। एंड आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी हम बुकिश लैंग्वेज पढ़ रहे हैं हमें उसे रियल लाइफ से रिलेट करके पढ़ना है, ताकि हम एग्जाम में गलत नहीं लिख के आएँ। एग्जाम में रियल लाइफ वाला नहीं लिखना है, एग्जाम में आपको बुकिश ही लिखना पड़ेगा, तभी नंबर मिलेंगे। ओके, नाउ सो ये हो गया आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ बैंक अकाउंट। अब एक बच्चे ने टिक किया था मोर ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। मल्टीपल ऑप्शन होता है, जब हम मोर देन वन फीचर प्रोवाइड करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल ऑप्शन। ठीक है, जैसे अगर कोई पर्सन है ना, उसे पढ़ाई भी बहुत अच्छी आती है, उसे जॉब भी बहुत अच्छा, उसकी जॉब भी बहुत अच्छी चल रही है, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज, ही गोज जिम ऑल्सो, तो हम उसे क्या बोलेंगे, और वो हर चीज़ को अडेप्ट कर लेता है, कोई भी सब्जेक्ट उसे अच्छा लगने लगता है, उसे क्या बोलेंगे, ही इज़ अ वर्सेटाइल नेचर, मल्टीपल चीज़ों में वो इन्वॉल्व है। सो मोर बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे ना। तो जब भी हम एक से ज़्यादा चीज़ों को रिलेट करके बात करते हैं हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल। ठीक है, इसलिए क्या आएगा, मल्टी। ओके, नाउ फर्दर मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। आपके सामने एक चेक की पिक्चर लगाई हुई है उन्होंने, जिसपे ये डबल क्रॉसिंग है। ठीक है, अब आपसे बोला है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ चेक इन द बिलो पिक्चर। तो ऑब्वियसली ये कैसा चेक है, क्रॉस चेक है, क्योंकि दो लाइन बनी हुई है। ओके, सो आपको ध्यान होना चाहिए ऐसे इमेजेस का। स्टेटमेंट 1, इन अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी द एलिमेंट ऑफ रिस्क
इज अनसर्टेन। सो LIC पॉलिसी में रिस्क जो है अनसर्टेन है, कभी भी डेथ हो सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो आपसे बोला है चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2 is true and 1 is false. Both the statement are true, both the statement are false. So statement 2 is true and 1 is false. So life insurance policy में element of risk की बात नहीं हो रही, डेथ की बात हो रही है, ठीक है। तो डेथ अनसर्टेनिटी ज़रूर है, बट ऐसा नहीं है रिस्क। रिस्क कहाँ होती है? फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, इन सब में रिस्क होती है ना। तो यहाँ पर हमें पता है कि डेथ तो होनी ही होनी है, आज नहीं तो कल। LIC इसलिए लेते हैं लोग, ठीक है, ताकि उनके जो आने वाली पीढ़ी है वो थोड़ा सा सुरक्षित फील करे कि शुरुआत में जब उनकी डेथ हो जाए तो कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे तो रहेंगे, ठीक है। सो LIC इसलिए ली जाती है। Now 28 statement 1 FD account enables the account holder to obtain overdraft facility। FD से आप overdraft कर सकते हो क्या? Next statement 2 in case of recurring deposit account the period of deposit varies from 6 months to 10 years। So recurring deposit account में period of deposit 6 महीने से लेके 10 साल तक ऐसा कोई पीरियड है क्या? चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स। तो यहाँ पर OD फैसिलिटी नहीं होती है, यहाँ पर ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो यस, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड 1 इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। नाउ स्टूडेंट्स, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहीं आप मेजरली फंसते हो कि असर्शन क्या है, रीजनिंग क्या है। मैम ये वाला तो समझ में नहीं आता, तो चलिए देखते हैं। इन केस ऑफ कैश क्रेडिट लोन अमाउंट इज क्रेडिटेड इन द बोरोवर्स अकाउंट एंड इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन टोटल अमाउंट क्रेडिटेड। तो कैश क्रेडिटेड में क्या होता है? लोन अमाउंट जो है वो बोरोवर के अकाउंट, जिसने बोरो किया है उसके खाते में लोन का पैसा चले जाता है, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज होता है पूरे अमाउंट पे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, कैश क्रेडिट इज अ फैसिलिटी अवेलेबल फॉर बोरोवर्स फॉर बेटर फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। सो आपसे क्या पूछा है कि A और R सही है क्या? R A का सही एक्सप्लेनेशन है या R गलत है या A गलत है? आपसे ये सारे ऑप्शंस पूछे। सबसे पहले ऑप्शंस को समझो, क्या लिखा है। बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। यानी दोनों A और R सही हैं और R A को सही तरह से एक्सप्लेन कर रहा है। बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A। A और R दोनों सही हैं बट R जो है वो A को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है अच्छे से। A is true but R is false, A is false but R is true। तो आपको आंसर ऑटोमेटिकली पता ही है क्या है कि दोनों ही सही हैं और हाँ, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन नॉट वर्ड पे ध्यान रखना है, क्योंकि असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन में हमें इसी तरह से सॉल्व करना होता है, एक एक वर्ड को ध्यान रखना होता है, ठीक है। कुछ नहीं होता, 2 स्टेटमेंट रहती हैं, फर्स्ट को देखना होता है, सेकंड को देखना होता है। फर्स्ट का जो एक्सप्लेनेशन है वो सेकंड में दिया है या नहीं, अगर नहीं दिया है तो A इज ट्रू, R इज फॉल्स, ठीक है। A is true and R is not the correct explanation of A। अगर दोनों ही false हैं तो वो केस ही अलग हो जाता है, अगर एक false है तो इन दोनों में से। तो आपको देखना है सही है अगर तो एक्सप्लेनेशन वाला आ जाएगा, नहीं सही है तो C और D पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो देखना होगा कौन सा सही नहीं है उस केस में। तो असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व किए जाते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, अगेन असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन। सो पहले मैं चाहती हूँ आप रीड आउट करो एंड कमेंट बॉक्स में बताओ कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। सो क्वेश्चन 30 है असर्शन A, जिसमें आपको बोला द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल इज वेरी नॉमिनल ऑन करंट अकाउंट। तो ये फॉल्स है, करंट अकाउंट पे 0 इंटरेस्ट पे होता है, कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता, इंस्टेड बैंक चार्जेस भी ले लेती है। फिर रीज़न देखते हैं अबाउट स्टेटमेंट का, इन्वेस्टमेंट इन सेविंग अकाउंट इज रिस्क फ्री। सो इन्वेस्टमेंट अगर अपन करते हैं सेविंग अकाउंट में, उस पर कोई रिस्क नहीं होती एसोसिएटेड कि लॉस हो जाएगा या फिर किसी भी प्रकार की जो चार्जेस हैं या फिर हमारे जो शेयर्स हैं वो डूब जाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट इन सेविंग अकाउंट इज रिस्क फ्री। सो अब बोथ A and R are true and R is the correct explanation of A। A आंसर तो हो ही नहीं सकता। सेकेंड, बोथ A and R are true but R is not the correct explanation of A। A is true but R is false, A is false but R is true।
ठीक है। सो ये फिर भी पॉसिबल है, अगर आप सेफर साइड जाते हो इन्वेस्टमेंट के तो ये फिर भी आर तो ट्रू है, बट ए तो कंप्लीटली ही फॉल्स है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल इज वेरी नॉमिनल ऑन करंट अकाउंट। इंटरेस्ट पे ही नहीं होता है करंट अकाउंट पे, इंटरेस्ट इज जीरो, सो दैट्स वाई हमारा आंसर होगा डी। बट आपकी रिफ्रेशर्स एंड बुक्स में आपको पता है आंसर क्या दिया है, आपको आंसर दिया हुआ है ए। सो वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, तभी आपको ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। सो ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू आपको मार्क करना है, नॉट दिस वन। सो आपका आंसर होगा डी। ओके, सो हमेशा हमें कंसेप्चुअली जाना चाहिए, नॉट व्हाट इज रिटन इन बुक्स और रिफ्रेशर्स, कई बार वहाँ पे गलत भी लिखा होता है। ओके, सो इफ़ यू वांट टू अवेल गुड मार्क्स, सो ऑलवेज स्टिक टू द कॉन्सेप्ट एंड मार्क आंसर डी। सो दैट्स ऑल फॉर द एमसीक्यूज। अब आगे बढ़ने से पहले, हमारे नेक्स्ट सेशन में बढ़ने से पहले, आप सभी है मैग्नेट ब्रेन्स प्लेटफॉर्म पर। ये इंडिया का इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th, एंड हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन इन्हांस होती है। अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हमारा एक सेपरेट हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां हम क्लास 6th से लेके क्लास 12th तक की आपको प्रिपरेशन कराते हैं, दैट टू ऑल्सो फुली ऑर्गेनाइज कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद DPPs। और हम आपको तैयारी कराते हैं CBSE बोर्ड के, इन सारे स्टेट बोर्ड्स की। हमारे वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश एंड क्रैश कोर्सेज भी आप चेकआउट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये है हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स। सो नेक्स्ट टाइम इफ़ यू ओपन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, don't forget to subscribe and follow us, and please like this video, share to your friends, and उन सबको बोलना कि मैग्नेट ब्रेन्स की डेली क्लासेस होती हैं। सो अटेंड टाइमली, प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट।